नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस रिवीजन के इस सीरीज़ में। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स। ओके, जो मंथ वाइज करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पे हम लोग जुलाई 2024 से 2026 तक के मंथली करंट अफेयर्स को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई 2024 के पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट, झारखंड वासियों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त। आप सभी को पता होगा कि 1 जुलाई 2024 से झारखंड गवर्नमेंट ने यहाँ के वासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यहाँ पे ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि अब आपके एग्ज़ाम में आने का संभावना नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पर स्किप करते हुए चलेंगे। ओके, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। विद्युत रंजन सारंगी झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक ना, तो विद्युत रंजन सारंगी ये चीफ जस्टिस झारखंड के बने। कौन से नंबर के? तो 15वें नंबर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है। विस्थापन आयोग के गठन का फैसला। तो 8 जुलाई 2024 को झारखंड कैबिनेट ने राज्य में विस्थापन आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 8 जुलाई 2024 को क्या हुआ, झारखंड कैबिनेट ने राज्य में विस्थापन आयोग गठित। तो राज्य में विस्थापन आयोग गठित करने का फैसला कब? तो 8 जुलाई 2024 को कैबिनेट ने दिया। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए। झारखंड में अवरक खदानें बाल श्रम मुक्त घोषित। झारखंड में जो कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह में जो आपका अवरक माइंस है, तो वो बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया, उसको बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह घोषणा की है कि झारखंड की अवरक खदानों में कोई बाल श्रम नहीं है। ठीक है, झारखंड को स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, झारखंड को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पार्क अवार्ड। झारखंड को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पार्क अवार्ड। झारखंड को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पार्क अवार्ड से। ठीक है, देखिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झारखंड को सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क का यहाँ पर फुल फॉर्म बताया गया है, सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड राज्य को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो झारखंड को यहाँ पर जो स्पार्क अवार्ड दिया गया, ठीक है, स्पार्क अवार्ड जो दिया गया किस चीज़ के लिए? तो राज्य को ये अवार्ड दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शानदार प्रदर्शन करने के लिए। तो पूछेगा कि झारखंड को जो स्पार्क अवार्ड दिया गया है किसके लिए? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। झारखंड के प्रत्येक विधायक को मिलेंगे 50 करोड़ रुपये। क्यों मिलेंगे भाई? आइए थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हर विधायक को 50 करोड़ रुपए की परियोजना राशि दी जाएगी। यह राशि 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें 30 करोड़ को सड़क और 20 करोड़ रुपए को पुल परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसकी घोषणा ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा की गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए ध्यान में रखने हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग विधायकों को जो 50 करोड़ रुपया परियोजना राशि दी जाएगी, ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी? तो ग्रामीण विकास विभाग। किस विभाग द्वारा? तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दी जाएगी। देखिए जो 50 करोड़ रुपया मिलेगा तो ये 2 भाग में मिलेगा, एक तो 30 करोड़ और एक 20 करोड़। 30 करोड़ रुपया जो मिलेगा वो सड़क बनाने के लिए मिलेगा। ठीक है, 30 करोड़ रुपया जो मिलेगा ये सड़क बनाने के लिए मिलेगा। और जो 20 करोड़ रुपया मिलेगा ये पुल परियोजना के लिए मिलेगा। 20 करोड़ पुल परियोजना के लिए और 30 करोड़ सड़क के लिए। और डिपार्टमेंट कौन सा है? किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये पैसा दिया जाएगा 50 करोड़? तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 50 करोड़ दिया जाएगा। आगे देखिए, रांची के पहलवान अनूप ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में जीता रजत। ठीक है, तो काफ़ी गर्व की बात है अपने झारखंड के लिए कि हमारे अनूप भाई साहब जो कि एक पहलवान हैं और कहाँ के हैं? रांची के हैं। और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीत लिया है? तो रजत जीता है। हमारे अनूप भाई साहब ने कौन सा अवार्ड जीता है? रजत जीता है। अनूप भाई साहब ने कौन सा अवार्ड जीता है? रजत जीता है। किस चैंपियनशिप में? तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में रजत भाई साहब ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में रजत जीता है। ठीक है, जो हमारे अनूप भाई साहब जो कि रांची के पहलवान हैं और इन्होंने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा अवार्ड जीत लिया है? तो रजत। रांची के पहलवान अनूप कुमार ने थाईलैंड में चल रही अंडर-15 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप है ये आपके थाईलैंड में हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? थाईलैंड में हो रहा था।
और ये अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा अवार्ड जीतने का काम किया है? रजत। अनूप ने चैंपियनशिप में सबसे पहले ईरान के पहलवान को 4-0 से हराया। इसके बाद उज्बेकिस्तान के पहलवान को। आपको बस इतना याद रखना है, अनूप भाई साहब का संबंध पहलवानी से है और रांची के हैं, दूसरा बात, और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? जो रजत जीता है किस चैंपियनशिप में? एशियन कुश्ती चैंपियनशिप। ये हुआ कहाँ पे? थाईलैंड। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की स्वीकृति। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की स्वीकृति। 18 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य के आदिम बहुल क्षेत्रों में 91 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। इन केंद्रों के लिए 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। तो क्या क्या इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है? पहला पॉइंट कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की स्वीकृति मिली है, ठीक है। और 18 जुलाई 2024 को झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को मंजूरी दी। तो हेमंत सोरेन ने इस प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को मंजूरी कब दी? 18 जुलाई 2024। इसमें क्या होगा? इसके तहत राज्य के आदिम बहुल क्षेत्रों में 91 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। तो पूछ लेगा कि बाबू एक बात बताओ, जो हेमंत सोरेन के द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी योजना को स्वीकृति दी गई है, इसके तहत आदिम बहुल क्षेत्र में कितना आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा? तो 91 आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा। इसमें जो 60% पैसा है वो केंद्र सरकार उठाएगी खर्चा इसका, और 40% राज्य सरकार इसमें खर्चा देगी। चलिए अगला हमारा पॉइंट देखिए, सुजीत नारायण प्रसाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के पहलवान अमित गोप, अभी हमने अनूप भाई साहब के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो रांची के थे और उन्होंने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता? रजत जीता। अब हमारे अमित गोप साहब हैं, ये भी पहलवान हैं और इन्होंने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए थाईलैंड, तो 19 से 22 जुलाई तक थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंडर 20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड के पहलवान अमित गोप दिल्ली से थाईलैंड के लिए रवाना हुए। तो अमित गोप, यहाँ पे प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं करेगा, आपको नॉर्मली पूछेगा कि बाबू जो हमारे अमित गोप हैं, एक तो अमित गोप का आपको नाम याद रखना है और दूसरा नाम आपको याद रखना है अनूप भाई साहब का, ठीक है, अनूप भाई साहब का। अनूप भाई साहब ये रांची से हैं और जो अमित गोप जी हैं ये झारखंड के हैं और दोनों का संबंध किस चीज़ से है? तो पहलवानी से है, ठीक है। दोनों का संबंध किस चीज़ से है बाबू? तो दोनों का संबंध पहलवानी से है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप, झारखंड की महिला टीम बनी विजेता, पुरुष टीम उप विजेता। तो जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप, इसमें विजेता कौन बनी है? झारखंड की महिला टीम, ठीक है। जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप, ध्यान रखिए, जो हमारा जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप है इसमें विजेता कौन हुई हैं? तो महिला टीम विजेता। कहाँ की महिला टीम बाबू? झारखंड की। तो यहाँ पे देखिए 14 से 21 जुलाई 2024 तक पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में आयोजित दूसरी हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड महिला टीम चैंपियन बनी। वहीं पुरुष टीम उप विजेता है, ठीक है, पुरुष टीम जो है उप विजेता है। अगला, देवघर श्रावणी मेले में पहली बार एआई से नियंत्रित होगी भीड़। तो देवघर में 22 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि श्रावणी मेला में एआई का यूज किया जाएगा, ठीक है, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। अगला, बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन और पर हाईकोर्ट की चेतावनी, ठीक है। तो जो इन्फ्लेटेड हो रहा है उस पर जो है हाईकोर्ट ने वार्निंग दिया है, जो घुसपैठ हो रहा है इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, झारखंड आदिवासी महोत्सव, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन रांची में किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति, खान पान, जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया। विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी समूह ने अपने पारंपरिक नृत्य गीत प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने आदिवासी लोगों से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। यह 1994 से हर वर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको आदिवासी महोत्सव से याद रखना है? तो झारखंड आदिवासी महोत्सव से आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने? पहला पॉइंट आप ध्यान रखिए,
1994 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। जो झारखंड आदिवासी महोत्सव है ये 1994 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। जो झारखंड आदिवासी महोत्सव है ये 1994 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हमारा जो विश्व आदिवासी दिवस है, ठीक है, वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है ये 9 अगस्त को मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर ये 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन। तो ये जो झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन है ये किसके उपलक्ष्य में, तो विश्व आदिवासी दिवस जो कि 9 अगस्त को मनाते हैं। और ये जो झारखंड आदिवासी महोत्सव इसका आयोजन रांची में किया गया, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको मुख्य बिंदु ध्यान रखना है, इसको मनाने की शुरुआत 1994 से हुई। तो झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाने की शुरुआत जो है ये कहाँ से, 1994 से हुई और रांची में इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अगला देखिए, रोगियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने का अभियान। तो झारखंड में HIV रोगियों के खिलाफ भेदभाव को ख़त्म करने की 1 सितंबर 2024 को एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। यह अभियान जिला, प्रखंड और गांव स्तर पर चलाया गया, ठीक है। इसके माध्यम से विशेषकर युवाओं को HIV और यौन संचालित रोगों के प्रति जागरूक किया गया। HIV एक वायरस है जो कि व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ढाका लिखा हुआ घायल गिद्ध झारखंड में पहुंचा। तो झारखंड के हजारीबाग जिले में एक बांध में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध घायल अवस्था में पाया गया। गिद्ध के पैर में धातु की अंगूठी थी जिस पर ढाका शब्द लिखा हुआ था। ऐसा अनुमान है कि ढाका के पक्षी शोधकर्ता जॉन मालोट, जो ब्रिटेन स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स से जुड़े हैं, ने ढाका से झारखंड तक पक्षी की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए गिद्ध को सौर ऊर्जा चालित रेडियो ट्रैकिंग कॉलर पहनाने के बाद उसे छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। गिद्ध मध्यम आकार के गहरे रंग के हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जिप्स बंगालेंसिस है, ठीक है। इसकी विशेषता है वयस्क 75 से 85 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, गर्दन पर रफ दुम। तो ये सब उसका विशेषता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि ढाका लिखा हुआ, उस पर जो पट्टा लगा हुआ है गिद्ध में, ठीक है, जो ट्रैकिंग डिवाइस है उस पर ढाका लिखा हुआ है और ये हजारीबाग जिला में गिरा है आके एक बांध में, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इसको ट्रैक कौन कर रहे थे, तो ट्रैक करने का काम जो है वो जॉन मालोट कर रहे थे, जॉन मालोट, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जिप्स बंगालेंसिस है, जिप्स बंगालेंसिस। ये जो सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध है इसका वैज्ञानिक नाम जिप्स बंगालेंसिस है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड के कार्मिक वीरता और सेवा पदक से हुए सम्मानित। झारखंड के कार्मिक वीरता और सेवा पदक से हुए सम्मानित। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में झारखंड के 19 कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी अनुकरणीय सेवा और बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। सशस्त्र बलों, अन्य विविध पूर्व गठित बलों और नागरिकों के अधिकारियों कार्मिक की बहादुरी और तथा बलिदान के सम्मान के लिए भारत सरकार द्वारा वीरता पुरस्कारों की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद पहले 3 वीरता पुरस्कार अर्थात परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्थापित किए गए। 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माने गए, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। अगला चलते हैं, देखिए झारखंड की पंचायतें टीबी मुक्त घोषित, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड की कुल 38 पंचायतों को क्षय रोग यानी टीबी मुक्त घोषित किया गया। ये तो आपका 14th JPSC में प्रश्न आ चुका है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान तथा वयस्क BCG टीकाकरण कार्यक्रम रहित विभिन्न पहलों के माध्यम से वर्ष 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन करना है। क्षय रोग एक संक्रामक रोग है, ठीक है। क्षय रोग यानी टीबी जो है एक संक्रामक रोग है। टीबी याद रखिएगा एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के माध्यम से संचारित होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला देखिए, झारखंड मंत्रिमंडल ने बिजली बकाया बिल माफ़ किया। तो ये तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 200 यूनिट बिजली पहले तो मुफ्त करते हैं, फिर इससे लाभान्वित होने वाले कितने कंज्यूमर हैं, तो 39.44 लाख 39.44 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं जो इससे लाभान्वित होंगे,
ठीक है, 3,584 करोड़ रुपए का बिजली बकाया बिल माफ़ करने का निर्णय लिया गया। तो पूछ लेगा कि झारखंड मंत्रिमंडल ने कितना करोड़ रुपए के बिजली बकाया बिल माफ़ करने का निर्णय लिया। तो ध्यान रखिए 3,584 करोड़ का बिल माफ़ करने का सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार ने कितना बिल माफ़ करने का निर्णय लिया, तो 3,584 करोड़ बिल माफ़ करने का निर्णय लिया। अगला पॉइंट देख सकते हैं, झारखंड मंत्रिमंडल ने बिजली बकाया बिल माफ़, वही है आपका, रिपीटेड है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, अग्निवीर शहीद के परिवार को सरकारी नौकरी, ड्यूटी या सैन्य ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले झारखंड के अग्निवीर सैनिकों के परिवारों को झारखंड सरकार 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखिए, ड्यूटी या सैन्य ऑपरेशन के दौरान अगर कोई भी अग्निवीर शहीद होते हैं तो उनको झारखंड गवर्नमेंट जो है 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। कितना राशि देगी, तो 10 लाख रुपए की राशि देगी और उनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी देगी। चलिए देखिए, झारखंड की 38 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड के 19 लोगों को वीरता और सेवा पदक प्रदान किया गया। तो पूछेगा झारखंड के कितने लोगों को वीरता और सेवा पदक दिया गया 2024 में, 19 लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, झारखंड अग्निशमन विभाग के फायरमैन प्यारेलाल तांबवार को गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया। झारखंड अग्निशमन विभाग के फायरमैन हैं प्यारेलाल तांबवार, इनको गैलेंट्री मेडल दिया गया, गैलेंट्री मेडल। चलिए ये तो हजारीबाग गिद्ध वाला हमने देख ही लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग मैया सम्मान योजना पर नज़र डालते हैं। तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 अगस्त 2024, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ये वाला ध्यान रखिए, 18 अगस्त 2024 को पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना के बारे में सभी को तो पता है, लेकिन अगर गहराई में जाकर पूछता है प्रश्न तो आपको डेट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डेट कब शुरू हुआ। 18 अगस्त 2024 को ये शुरू हुआ। किस जिले से बाबू, तो पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड से। तो वो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ से शुरू हुआ, तो पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड से। डेट याद रखिए 18 अगस्त 2024। ठीक है, चलिए इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 21 से 50 की आयु, अब इसको 18 से 50 कर दिया है। पहले 1000 रुपया था, अब 25 रुपया कर दिया गया। चलिए आगे, मैया सम्मान के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटी। अभी तुरंत हमने आपको बताया, पहले 21 साल था, इसको 18 वर्ष कर दिया गया घटा करके। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत 3 अगस्त 2024 को की गई। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र महिला, तो यहाँ पे डेट थोड़ा सा देख ले, 18 अगस्त ऊपर है, यहाँ 3 अगस्त है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऊपर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, विस्फोटक में कोबरा बटालियन का जवान घायल, तो ये उतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है एग्ज़ाम के लिए। पीवीटीजी लाख नामांकित, देखिए पीवीटीजी लाख नामांकित, भारत के निर्वाचन यहाँ पर देखिए 1.78 पीवीटीजी लाख, ठीक है, नामांकित। भारत के निर्वाचन आयोग ने झारखंड में समावेशी सहभागितापूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, ठीक है, के नामांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। ओके, देखिए पीवीटीजी का 100% नामांकन 8 पीवीटीजी के 1.78 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची में पूर्ण रूप से नामांकित किया गया। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूहों को एक अलग श्रेणी रूप में वर्गीकृत किया था। तो यहाँ पर सबसे जो ध्यान रखने योग्य बात है, 1973 का डेट याद रखिए। इस दिन क्या हुआ था कि ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह, जो हमारे पीटीजी हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, इनको एक अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया था। तो पूछ लेगा कि झारखंड के जो आदिम जनजाति ग्रुप्स हैं, इनको अलग श्रेणी में वर्गीकृत करने का काम किसने किया था, ढेबर आयोग ने। कब, 1973 में। किसने किया था, ढेबर आयोग ने 1973 में। जो जनजातीय समूहों में कम विकसित हैं, वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है वो सुनिए। पहला पॉइंट कि पीवीटीजी का 100% नामांकन, 8 पीवीटीजी के 1.78 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकित किया गया। दूसरा कि
आदिम जनजाति समूह को अलग श्रेणी में वर्गीकृत किसने किया था? ढेबर आयोग ने। कब? 1973 में। तो आदिम जनजातीय समूह को एक अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया था ढेबर आयोग ने 1973 में। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2026 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदल कर क्या कर दिया? पीबीटीजी। तो पूछेगा कि भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कब किया? तो 2006 में। सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कब किया? 2006 में। सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कब किया? 2006 में किया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिए। इस संदर्भ में 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमज़ोर जनजातीय समूह पीबीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल और 52 ऐसे समूह की घोषणा की, जबकि 1993 में अतिरिक्त 23 समूह। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करिए। चलिए अगला हम लोग देख सकते हैं झारखंड सरकार में कृषि ऋण माफ़। ठीक है, झारखंड सरकार ने 400 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफ़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए झारखंड सरकार ने कितना कृषि ऋण माफ़ किया है बाबू? तो 400 करोड़ का कृषि ऋण उन्होंने माफ़ किया है। ठीक है, ऋण माफ़ी का उद्देश्य प्रति किसान 2 लाख रुपए तक के ऋण को माफ़ किया जाएगा। प्रति किसान 2 लाख रुपए तक, यानी कि एक कोई किसान है उसका अगर 2 लाख रुपये तक का ऋण है वो माफ़ किया जाएगा। किसानों का 2 लाख रुपये तक का अगर ऋण है तो उसको माफ़ किया जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चक्रवात दाना का झारखंड पर प्रभाव। तो ये अब पुराना हो चुका है। अच्छा एक बार देख लेते हैं। चक्रवात दाना उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला तीसरा चक्रवात है और वर्ष 2024 में भारतीय तट पर चक्रवात रेमल के बाद आने वाला दूसरा चक्रवात। इसका नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार दाना का नामकरण कतर ने। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर प्रश्न बनता है तो पूछा कि दाना का नामकरण किसने किया? तो आंसर करेंगे कतर ने किया। किसने किया? कतर ने किया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए जो दाना है ये अरबी में दाना का अर्थ उदारता और इसका अर्थ है सबसे सही आकार का, मूल्यवान और सुंदर मोती। दाना का अर्थ होता है मूल्यवान और सुंदर मोती। चक्रवात दाना मानसून बाद के चक्रवर्ती मौसम का पहला चक्रवात है। चलिए अगला देखिए। राज्य का वित्तीय परिदृश्य। विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी दोनों गठबंधन मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु आर्थिक योजनाओं की शुरुआत की, जो इस प्रकार है। राजस्व सृजन, पेंशन योजना, प्रतिबद्ध व्यय, पूंजीगत व्यय केंद्र, राजकोषीय, ये सब देख सकते हैं। चलिए झारखंड की जनजातियों की अधिकारियों के लिए संघर्ष। झारखंड की जनजातियों की अधिकारियों के लिए संघर्ष। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना की घोषणा की है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने यूसीसी लागू करने की घोषणा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए जनजातीय गौरव दिवस 2024 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं हम लोग? सबसे इम्पोर्टेंट यही आपका पॉइंट हो सकता है। तो 15 नवंबर, याद रखिएगा। कब? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 15 नवंबर। ध्यान रखिएगा जो हमारा जनजातीय गौरव दिवस है ये कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 नवंबर को मनाते हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार के मुंडा जनजाति के सदस्य थे। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोकनायक थे। सबसे इम्पॉर्टेंट 15 नवंबर याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन 28 नवंबर 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। ठीक है, अगला देखिए। झारखंड कैमरून में फंसे श्रमिकों की सहायता करेगा। झारखंड जो है कैमरून में फंसे श्रमिकों की सहायता करेगा। तो ध्यान रखिए ट्रांसरेल में फंसे श्रमिकों की सहायता। झारखंड कहाँ फंसे श्रमिकों की सहायता करेगा? कैमरून में फंसे। व्याख्या देख सकते हैं। कैमरून में मैसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड द्वारा नियोजित श्रमिकों ने 3 महीने से वेतन का भुगतान न किए जाने का आरोप लगाया। झारखंड के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कैमरून में फंसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों को उनके वेतन का आंशिक भुगतान प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके। बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुई बिरहोर जनजाति। बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुई कौन? तो बिरहोर जनजाति। तो झारखंड के गिरिडीह जिले में पहली बार बिरहोर समुदाय के सैकड़ों सदस्य बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुए, जो उनके समुदाय में
व्यापक प्रथा है। बिरहोर समुदाय एक अर्ध खानाबदोश जनजातीय समुदाय है जो काफ़ी हद तक वनों पर निर्भर है तथा आर्थिक और सामाजिक रूप में हाशिए पर रहे हैं। यह मार्च केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत वनवासी विकास आश्रम द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने समुदाय को बाल विवाह की वैधता और परिणामों के बारे में जानकारी दी। जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा और दुमका की पहचान वाला विभाग के उच्च मामलों वाले ज़िले के रूप में की गई है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं आनंदिता किशोर का भारतीय महिला अंडर 19 T20 टीम में चयन। तो आनंदिता किशोर कौन है भाई? तो आनंदिता किशोर के बारे में याद रखिएगा। इनका भारतीय महिला अंडर 19 T20 टीम में चयन हुआ। जो आनंदिता किशोर है, आनंदिता किशोर जो है इनका भारतीय महिला अंडर 90 T20 टीम में चयन हुआ। आनंदिता किशोर का भारतीय महिला अंडर 90 T20 टीम में क्या हुआ है? चयन हुआ है। मलेशिया में होने वाले अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप में झारखंड की बेटी आनंदिता किशोर का चयन हुआ। ठीक है, मलेशिया में होना था अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप, उसमें किनका चयन हुआ है? तो झारखंड की बेटी आनंदिता किशोर का। आनंदिता किशोर का चयन किस चीज़ में हुआ है? तो मलेशिया में होने वाले अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कृष्णानंद झा का निधन। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और मधुपुर से पूर्व विधायक कृष्णानंद झा का निधन 15 दिसंबर 2024 को देवघर में हो गया। ठीक है, अगला देखिए प्रोफेसर स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम जारी होने के पश्चात प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को षष्ठम विधानसभा यानी छठी विधानसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर चुना गया। चलिए अब जनवरी 2025 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए डीजीपी की नियुक्ति अब समिति की सिफारिश पर। झारखंड में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक नियुक्ति अब राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी और 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। चलिए अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। राज्यवासी अब बार कोड से कटा सकेंगे ज़मीन की रसीद। देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। राज्यवासी झारखंड के लोग अब किसके माध्यम से? तो बार कोड से। किससे? तो बार कोड से ज़मीन का रसीद कटा सकेंगे। झारखंड वासी अब बार कोड से जो है ज़मीन का रसीद कटा सकेंगे। झारखंड वासी अब बार कोड से जो है ज़मीन का रसीद कटा सकेंगे। व्याख्या देखिए, झारखंड के निवासी अब अपनी ज़मीन की रसीद बार कोड से कटा सकेंगे। इसकी घोषणा राज्य के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने की है। ठीक है, उन्होंने बताया कि ज़मीन की रसीद अब लोग अपने मोबाइल से बार कोड की सुविधा के तहत कटा सकते हैं। ठीक है, चलिए उन्होंने म्यूटेशन और अन्य ज़मीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाते हुए, देखिए जो दीपक बिरुआ हैं उन्होंने क्या किया है कि जो म्यूटेशन और अन्य ज़मीन संबंधित जो भी कार्य हैं इनको राइट टू सर्विस में जोड़ दिया है। म्यूटेशन और ज़मीन से संबंधित कोई भी कार्य है उसको किस में जोड़ दिया है? तो राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए सलीमा टेट्टे को अर्जुन पुरस्कार। ये भी 14th JPSC में पूछा गया था। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सिमडेगा निवासी सलीमा टेट्टे को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। सलीमा झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी है। ध्यान रखिएगा, जो सलीमा है ये झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, जिन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो पूछ लेगा कि झारखंड में अर्जुन अवार्ड पाने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? सलीमा टेट्टे। झारखंड में अर्जुन अवार्ड पाने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? सलीमा टेट्टे। और दूसरी हॉकी खिलाड़ी है। पहली हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो निकी प्रधान। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली दूसरी हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो सलीमा टेट्टे है। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है जिन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। इससे पूर्व 1972 में ओलंपियन माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो झारखंड में, तो यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बोल क्या रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। सलीमा झारखंड की पहली महिला और झारखंड की दूसरी खिलाड़ी है। ठीक है, जिन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। झारखंड की पहली महिला और दूसरी खिलाड़ी जिन्हें अवार्ड प्रदान किया गया। इससे पूर्व 1972 में ओलंपियन माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सलीमा टेट्टे
यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लग रहा है। अच्छा चलिए, तो माइकल किंडो को अर्जुन अवार्ड कब मिला था, ये पॉइंट आप याद रखिए, 1972 में। ठीक है, 1972 में। और जो हमारी सलीमा टेट्टे हैं, इनको कब मिला, तो 17 जनवरी 2025 को, 17 जनवरी 2025 को मिला। सलीमा टेट्टे ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला खिलाड़ी है। याद रखिए, ये पॉइंट फिक्स बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी खिलाड़ी कौन है, महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, सलीमा टेट्टे। ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है बाबू, सलीमा टेट्टे है। ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, सलीमा टेट्टे। ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, सलीमा टेट्टे है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हुंडरू और जोन्हा जलप्रपात में कांच पुल का निर्माण होगा, ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। तो झारखंड में किस वाटरफॉल पर ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा, तो हुंडरू और जोन्हा वाटरफॉल पर ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा, हुंडरू और जोन्हा जलप्रपात पर, हुंडरू और जोन्हा वाटरफॉल पर जो है ग्लास ब्रिज बनेगा। तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू, जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, झारखंड का जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात ये हुंडरू, जो स्वर्णरेखा नदी 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, तथा राड़ू नदी पर अवस्थित जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, जो हुंडरू है ये स्वर्णरेखा पे है और जो जोन्हा है ये राड़ू पर है। इन दोनों जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो ग्लास ब्रिज है बनाया जाएगा। इसकी घोषणा झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने की है। ठीक है, घोषणा किसने की है, सुदीव्य सोनू ने। सुदीव्य सोनू कौन से मंत्री हैं, तो पर्यटन मंत्री हैं, इसको ध्यान रखिए। चलिए, तो हुंडरू और जोन्हा याद रखिएगा, यहाँ पे ग्लास ब्रिज बनेगा। ठीक है, जोन्हा वाटरफॉल किस नदी पर है, राड़ू नदी, ये भी ध्यान रखना है। गुमला के डीसी कर्ण सत्यार्थी को पीएम अवार्ड। ठीक है, तो पूछेगा कि झारखंड के किस जिला के डीसी हैं कर्ण सत्यार्थी जिनको पीएम अवार्ड मिला, तो गुमला के डीसी थे कर्ण सत्यार्थी जिनको पीएम अवार्ड मिला। ठीक है, केंद्र सरकार ने गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी का चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किया। केंद्र सरकार जो है उन्होंने गुमला के उपायुक्त हैं, डीसी हैं कर्ण सत्यार्थी, इनका चयन प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किया। श्री सत्यार्थी को लोक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुमला के उपायुक्त उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी पुरस्कार से सम्मानित। गुमला के जो उपायुक्त हैं वो उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी पुरस्कार, तो कहाँ के उपायुक्त को उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गुमला के उपायुक्त को। यहाँ पर देख सकते हैं 27 जनवरी 2025 को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुमला जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री सत्यार्थी को यह सम्मान जिले में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, त्रुटिहीन और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड की सीडी अनुपात 50% से अधिक। झारखंड का जो सीडी अनुपात है ये कितना है, तो 50। ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, गट्स फीलिंग मेरा अंदर से बोल रहा है कि ये आ सकता है। देखिए, झारखंड की सीडी अनुपात 50% से अधिक। झारखंड का सीडी अनुपात कितना है, 50% से अधिक। ठीक है, झारखंड का सीडी अनुपात क्या होता है बाबू, तो ऋण जमा अनुपात। ठीक है, ऋण जमा अनुपात, सीडी अनुपात मतलब ऋण जमा अनुपात, वो कितना है, 50% से ज़्यादा है, यानी कितना है, 50.22%। तो झारखंड का सीडी अनुपात कितना है, 50.22, 50.22, 50.22 या 22। याद करने के लिए, ऐसे तो 22 नहीं बोलते हैं, 2 बोलते हैं, लेकिन याद करने के लिए आप बोल सकते हैं 50.22। तो झारखंड का सीडी अनुपात कितना है, तो 50.22 है। ठीक है, सीडी अनुपात का अधिक होना यह बताता है कि बैंक अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। तो सीडी अनुपात अधिक होना क्या बताता है, तो सीडी अनुपात अधिक होना हमको ये बताता है कि बैंक अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। झारखंड में सीडी अनुपात पहली बार 50% के आंकड़े को पार किया है। क्या इससे पहले नहीं किया था, हाँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा समय है जब झारखंड ने अपना सीडी अनुपात 50% के आंकड़े को छुआ है, पार किया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड में 8 टूरिस्ट कॉरिडोर और 4 हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर का निर्माण। तो प्रश्न पहला यहीं से आपका इसी हेडलाइन से बन सकता है कि पूछेगा झारखंड में कितने टूरिस्ट कॉरिडोर, तो 8 टूरिस्ट कॉरिडोर। झारखंड में कितने टूरिस्ट कॉरिडोर बनेंगे, 8 टूरिस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। झारखंड में कितने हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर, तो हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर याद रखिएगा 4। झारखंड में कितने होली टूरिस्ट कॉरिडोर बनेंगे, 4। झारखंड में कितना होली टूरिस्ट कॉरिडोर बनेगा, 4।
झारखंड में कितना हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर बनेगा? 4। झारखंड में कितना हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर? 4। और खाली टूरिस्ट कॉरिडोर पूछेगा तो 8। यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 8 गो टूरिस्ट कॉरिडोर और 4 गो हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 4 लेन कनेक्टिविटी का रोडमैप तैयार किया गया है, जिससे राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच तेज और आसान आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। टूरिस्ट कॉरिडोर की लंबाई 342 किलोमीटर। जो टूरिस्ट कॉरिडोर है इसकी लंबाई कितनी होगी? 342। और हमारा जो 4 गो हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर बनेगा ये 164 किलोमीटर लंबा होगा। जो हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर है ये 164 किलोमीटर लंबा होगा। हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर 164 किलोमीटर लंबा होगा और जो हमारा टूरिस्ट कॉरिडोर है ये 342 किलोमीटर लंबा होगा। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 8 गो टूरिस्ट कॉरिडोर और 4 गो हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर है ये कहाँ से कहाँ तक का होगा। देखिए, एक तो सिल्ली तमाड़ टूरिस्ट कॉरिडोर होगा, सिल्ली तमाड़ जो 24 किलोमीटर लंबा होगा। सीसई घाघरा कॉरिडोर 28 किलोमीटर। गारू हेरहंज, ठीक है, सगालीम जीरो पेटरवार बालूमाथ पांकी बालूमाथ चामा हजारीबाग टंडवा। और जो हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर है ये रप्पा गोमिया डुमरी भिरकीडी और भिरकीडी देवघर। ये 4 गो हॉली टूरिस्ट कॉरिडोर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। झारखंड को बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया। झारखंड को जो है पूछेगा कि बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड किसको मिला है? झारखंड को। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड किसको दिया गया बाबू? झारखंड को दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए पहली बार झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार को यह सम्मान दिया। तो झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं के रवि कुमार, इनको जो है बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला है। ठीक है, बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड किनको मिला? के रवि कुमार को। ठीक है, झारखंड को यह सम्मान लोकसभा और विधानसभा चुनाव का शांतिपूर्ण संपन्न कराने एवं महिला मतदाताओं के मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए, महिला मतदाताओं के मतदान परसेंटेज में वृद्धि करने के लिए अवार्ड दिया गया। अगला देखिए, तमाड़ से उलिहातू तक ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछ सकता है कि बाबू एक बात बताओ, जो ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? तो तमाड़ से उलिहातू तक। जो ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक? तमाड़ से उलिहातू। जो ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर, रट जाइए इसको, यहाँ से प्रश्न हमको गट्स फीलिंग आ रहा है कि बाबू यहाँ से प्रश्न आएगा तो आएगा, तो इसको रट जाना है आपको। ठीक है, तो आपका जो ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर है कहाँ से कहाँ तक होगा? तो तमाड़ से उलिहातू तक। जो आपका ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक होगा? तमाड़ से उलिहातू तक। झारखंड का पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर का निर्माण, ठीक है, तमाड़ के अड़की से उलिहातू तक किया जाएगा। इसकी घोषणा राज्य के पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने की। ट्राइबल टूरिज्म में आदिवासी संस्कृति, रहन सहन और खान पान से पर्यटकों का रूबरू कराया जाएगा। तो याद रखिए आप लोग, ये जो हमारा तमाड़ से उलिहातू तक ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनेगा, ये झारखंड का पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर है। तो झारखंड का पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक होगा? तमाड़ से उलिहातू। तमाड़ में एक जगह है अड़की, तमाड़ के अड़की से उलिहातू तक बनेगा ये। ठीक है, तो ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर कहाँ से? तमाड़ से उलिहातू तक। चलिए आगे देखिए, झारखंड के 4 जिले रेलवे परिवहन से जुड़ेंगे। ठीक है, तो झारखंड के ये 4 जिले कौन कौन हैं? तो झारखंड के ये 4 जिले याद रखिए, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, चतरा, रेल परिवहन से जुड़ेंगे। तो झारखंड के कौन कौन से 4 जिले जो रेल परिवहन से जुड़ेंगे? तो याद रखिए आप लोग, ये 4 जिले सिमडेगा, गुमला, खूंटी, चतरा। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, चतरा। ठीक है, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और चतरा ये रेल परिवहन से जुड़ेंगे। झारखंड के कौन कौन से जिले रेल परिवहन से जुड़ेंगे? सिमडेगा, गुमला, खूंटी, चतरा। झारखंड के कौन कौन से जिले रेल परिवहन से जुड़ेंगे? सिमडेगा, गुमला, खूंटी, चतरा। झारखंड के कौन कौन से जिले रेल परिवहन से जुड़ेंगे? तो सिमडेगा, गुमला, खूंटी, चतरा। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, चतरा। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, चतरा। झारखंड के कौन कौन से जिले रेल परिवहन से जुड़ेंगे? सिमडेगा, गुमला, खूंटी और चतरा। सिमडेगा, गुमला, खूंटी और चतरा। झारखंड के कौन कौन से जिले रेल परिवहन से जुड़ेंगे? सिमडेगा, गुमला, खूंटी और चतरा। सिमडेगा, गुमला, खूंटी और चतरा। सिमडेगा, गुमला, खूंटी और चतरा। इसको आप ध्यान रखिए। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा कहाँ कहाँ से ये कनेक्टिविटी होगा? देखिए, इसके तहत लोहरदगा से गुमला तक 55 किलोमीटर का लाइन बनेगा। लोहरदगा से गुमला बनेगा।
फिर गुमला से सिमडेगा बनेगा, खुट्टी से हटिया, चतरा से हजारीबाग। ठीक है, ये रेल लाइन याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन। पंचायत से संसद 2.0 पहल, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया। किसने? तो ओम बिरला ने किया। इस पहल का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के बारे में जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किस्त, तो ये उतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। अब देखिए, रांची में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन। रांची में 5G यूज केस टेस्ट लैब, 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन। तो पूछेगा झारखंड में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? रांची में। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा झारखंड के रांची में केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान में 5G उपयोग मामला परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन, 5G उपयोग मामला परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। चलिए, ये क्या हो गया भाई? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकेंड। चलिए अगला देखिए। बाइसन जनसंख्या को, ये क्या हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाइसन जनसंख्या को पुनर्जीवित करने हेतु अध्ययन। भारतीय बाइसन या गौर, देखिए गौर को ही हम लोग भारतीय बाइसन बोलते हैं। गौर, बोस गौरस इसका वैज्ञानिक नाम है। बाइसन को और क्या बोलते हैं? गौर। बाइसन, भारतीय बाइसन को क्या कहा जाता है? गौर कहा जाता है। तो भारतीय बाइसन या गौर भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे लंबी प्रजाति है और सबसे बड़ा मौजूदा गौजातीय पशु है। झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व में बाइसन की घटती संख्या को रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है। बाइसन जो बड़ी बिल्लियों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व को छोड़कर पूरे झारखंड में विलुप्त हो चुका है। आपको जो बाइसन या गौर, गौर भी इसका नाम है, ये आपको केवल पलामू टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पलामू टाइगर रिजर्व में वर्तमान बाइसन की संख्या 50 से 70 के बीच है। अभी वर्तमान सिनेरियो क्या है? वर्तमान सिनेरियो ये है कि पलामू टाइगर रिजर्व में अभी संख्या कितनी है बाइसनों की, बाइसन या गौर की? तो 50 से 70, जो 1970 के दशक की तुलना में काफ़ी कम है, जब यह लगभग 1970 में ये 150 के आसपास थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अबुआ बजट पोर्टल पर मोबाइल ऐप का शुभारंभ। ठीक, तो 2025-26 का जो बजट था उसको नाम दिया गया था अबुआ बजट। अभी जो हमारा 2026-27 का बजट है इसको नाम दिया गया अबुआ दिसोम बजट। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर झारखंड विधानसभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में देख सकते हैं। चलिए आइए फटाफट से देखते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए, जनवरी 2025 में झारखंड विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन किया गया जो निम्न प्रकार है। चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। देखिए, जो महिला एवं बाल विकास कल्पना सोरेन, महिला एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष कौन है? कल्पना सोरेन। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। सरकारी उपक्रम समिति के नीरल पूर्ति, सरकारी आश्वासन समिति के अरूप चटर्जी। कौन है? अरूप चटर्जी। अगला देखिए, प्रश्न सरकारी आश्वासन के अरूप चटर्जी, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण के बसंत सोरेन, जिला परिषद समिति के अध्यक्ष प्रदीप यादव। ठीक है, एवं पंचायती राज अतिरिक्त संसाधन एवं केंद्रीय सहायता के रामेश्वर उरांव। ठीक है, तो ये सब है। और देखिए, जो निवेदन अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक के उमाकांत रजक, निवेदन अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, ये स्टीफन मरांडी हैं। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसको स्किप करिए।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं फरवरी 2025 में देश भर के आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग में चतरा अव्वल स्थान। ठीक है, देश भर के आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में टॉप कौन है? चतरा। देश भर के आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में अव्वल कौन आया है? चतरा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ गढ़वा नाम दिया है, लेकिन ये गढ़वा नहीं होगा, चतरा नाम होगा, चतरा होगा। गढ़वा जिले नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में, ठीक है, ये चतरा याद रखिए। देश भर के आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में टॉप पर कौन है? चतरा। गढ़वा भी याद रख लीजिए, अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं रहता है तो गढ़वा मार सकते हैं, अगर चतरा नहीं रहता है तब। ठीक है, अगला देखिए, वर्ल्ड बीइंग के अधिकारी स्टीव लेवेंथल का झारखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वर्ल्ड बीइंग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्टीव लेवेंथल, ठीक है, अमेरिका के हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन की ओर से आरोहण कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के साथ उनके कल्याण की दिशा में किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। इस अवसर पर वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन की झारखंड प्रभारी सुनीता मुंडा भी मौजूद थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध। झारखंड सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा व पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। ठीक है, कानूनी आधार एक्ट क्या है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अभी जो झारखंड गवर्नमेंट ने, अभी झारखंड सरकार ने जो गुटखा और पान मसाला पर बैन लगाया है, किस एक्ट के तहत? तो फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है, फूड सेफ्टी एक्ट 2006 की धारा 30 के तहत। ठीक है, अभी जो गुटखा और पान मसाला पर बैन लगा है किस एक्ट के तहत? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 30 के तहत। चलिए ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। रेगुलेशन पूछेगा 2011 का है और एक्ट जो है 2006 का है। चलिए अगला देख सकते हैं, एग्रोटेक किसान मेला 2025 का उद्घाटन। बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय रांची द्वारा 8 से 10 फरवरी 2025 को एग्रोटेक किसान मेला, ठीक है, एग्रोटेक किसान मेला 2025 का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो एग्रोटेक किसान मेला 2025 का आयोजन है, ठीक है, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा आयोजन किया गया। एग्रोटेक किसान मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय रांची द्वारा। कब से कब तक? तो 8 से 10 फरवरी 2025 तक जो एग्रोटेक किसान मेला 2025 का आयोजन है, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा किया गया 8 से 10 फरवरी 2025 तक, जिसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मेले का थीम कृषि उत्पादकता, सुरक्षित खाद्य और पर्यावरण संरक्षण था। चलिए अगला है, के राजू झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं। के राजू, तो ये उतना इम्पोर्टेंट, खाली के राजू झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बस ये याद रखें। देखिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 6 पोर्टल लॉन्च। देखिए, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग सहित राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज़ में कार्यों को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की गई। इसके लिए 6 पोर्टल जैसे सीएम फेलोशिप और एक्सीलेंस पोर्टल, पे एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल, प्राइवेट वीवी पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल, ठीक है, अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए, न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता का निधन। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं प्रतिष्ठित न्यायविद न्यायमूर्ति विनोद गुप्ता का 15 फरवरी 2025 को निधन। ये सबसे हॉट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये हमारे राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए विनोद कुमार गुप्ता। तो झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? तो विनोद कुमार गुप्ता, और इनका रिसेंट 15 फरवरी 2025 को क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए अगला देखिए, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। 5 से 6 फरवरी 2025 को कोलकाता में आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। तो पूछेगा क्या हमारे मुख्यमंत्री साहब बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में हिस्सा लिए? तो बोलेंगे हाँ जी, ये हिस्सा लिए। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री ने देश विदेश के उद्योगपतियों को झारखंड आने का न्योता दिया। यह बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का 8वां संस्करण। तो यहाँ से 2 पॉइंट पूछेगा कि बाबू एक बात बताओ, जो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट जो हुआ कलकत्ता में, इसका ये कौन सा एडिशन था? तो 8वां एडिशन था 2025 में, और कलकत्ता में आयोजित हुआ, और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हिस्सा लिया। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं, झामुमो का 53वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। जो JMM है 2025 में 4 फरवरी 2025 को। अब तो 2026 आ चुका है, तो 2026 में 54वां स्थापना दिवस। ये दोनों याद रखें, 53-54, ठीक है। 2025 में 53वें नंबर का, 2026 में
54वें नंबर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 फरवरी 2025 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वें नंबर का स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ मैदान में मनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गठन है ये 4 फरवरी 1973 को किया गया था। जेएमएम का गठन कब हुआ था? 4 फरवरी 1973 को, और 2025 में 53वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मसांजोर में इको फ्रेंडली रिसोर्ट का उद्घाटन। तो पूछेगा झारखंड में इको फ्रेंडली रिसोर्ट कहाँ बनाया? मसांजोर। ठीक है, झारखंड में इको फ्रेंडली रिसोर्ट कहाँ बनाया गया? मसांजोर। तो 25 जनवरी 2025 को दुमका स्थित मयूराक्षी नदी पर मसांजोर डैम परिसर में पर्यटकों की सुविधा हेतु इको फ्रेंडली रिसोर्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इको फ्रेंडली इस रिसोर्ट में कॉटेज में रहने के साथ साथ पर्यटक स्पीड बोट का भी लुत्फ उठा सकेंगे। चलिए आगे, रांची में महिला हॉकी लीग का प्रारंभ। तो महिला हॉकी लीग का प्रारंभ कहाँ किया गया? रांची में। महिला हॉकी लीग का प्रारंभ कहाँ किया गया? रांची में। महिला हॉकी लीग का प्रारंभ कहाँ किया गया बाबू? रांची। महिला हॉकी लीग का प्रारंभ, महिला हॉकी इंडिया लीग रांची में हुआ। तो हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी रांची में पहली बार महिला हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 12 जनवरी 2025 को मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टोटअप हॉकी स्टेडियम में हुआ, और इस लीग की विजेता उड़ीसा वॉरियर्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए, जो महिला हॉकी इंडिया लीग है इसमें विजेता कौन? ओडिशा वॉरियर्स। जो रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग हुआ इसमें विजेता कौन हुआ? तो ओडिशा वॉरियर्स। रांची में जो महिला हॉकी इंडिया लीग हुआ उसमें विजेता कौन हुआ? ओडिशा वॉरियर्स। रांची में जो महिला हॉकी इंडिया लीग हुआ उसमें विजेता कौन हुआ? ओडिशा वॉरियर्स हुआ। ठीक, इसको ध्यान रखिए। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरुआत में केंद्र सरकार ने राज्य में 1.13 लाख बेघर लोगों को आवास प्रदान करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है। ठीक है, यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। तो ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, लग रहा है इम्पोर्टेंट। तो पहला पॉइंट याद रखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये शुरू कब हुआ था? 2015 में। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शुरू कब हुआ था? 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कब हुआ था? 2015 में। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार पहले कितना बेघर लोगों को आवास प्रदान करती थी? तो 1.13। अब इसको बढ़ाकर कितना? तो 4,19,947 कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जिसका प्रमुख उद्देश्य 2022 तक सभी लोगों को आवास प्रदान करना था, किंतु सरकार इस लक्ष्य से चूक गई और अगस्त 2022 में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने की समय सीमा 2024 तक बढ़ा दी थी। इस योजना के तहत गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिए किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने या सुधारने के लिए 1.2 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2.267 लाख रुपए तक की सब्सिडी। चलिए अगला देखिए, झारखंड में पहली बार रामसर सूची शामिल। तो साहिबगंज जिला में स्थित उधवा पक्षी विहार रामसर सूचीबद्ध आर्द्रभूमि है। इसकी स्थापना इस क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1991 में की गई थी। तो हमारा जो उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में है, इसकी स्थापना कब? 1991 में की गई थी। आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अस्थायी, मौसमी और अस्थायी रूप से जल से आवृत रहते हैं। वे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें बाढ़ नियंत्रण, जैव विविधता समर्थन, जलापूर्ति, भोजन, फाइबर और कच्चे माल के स्रोत शामिल हैं। चलिए अब हम लोग सरना कोड की थोड़ा सा बात करेंगे कि सरना कोड क्या है। ठीक है, सरना कोड के बारे में जानेंगे। चलिए अगला हम लोग देखेंगे सरना कोड। झारखंड स्थित राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति ने देश भर के अनुसूचित जनजाति संघों से आगामी जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें जनगणना में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए एक अलग धर्म कॉलम की मांग की जाएगी। मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी संगठन दशकों से जनगणना में धर्म के लिए अलग कॉलम की मांग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, सरना धर्म एक प्राकृतिक पूजा विश्वास है जिसे भारत के कई जनजातीय समुदाय द्वारा अपनाया गया है। इसे सरना धर्म या पवित्र वनों का धर्म भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे आदिवासी क्षेत्र में केंद्रित है। वे वनों की रक्षा में विश्वास रखते हैं और पेड़ों और पहाड़ों की पूजा करते हैं। वे मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। वे जल, वन और जमीन सहित
प्रकृति की पूजा करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको थोड़ा बेहतर तरीक़े से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो झारखंड में जल जीवन मिशन की स्थिति। तो 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन। तो झारखंड में जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? 2019। झारखंड में जो जल जीवन मिशन है ये कब शुरू हुआ? 2019। कब स्टार्ट हुआ? 2019। इसके तहत हर घर नल योजना का उद्देश्य हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। अब तक केवल 34,19,100 घरों को ही कनेक्शन मिले हैं, जो लक्ष्य का केवल 54.66% है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 79.79 से काफ़ी नीचे। देखिए जो झारखंड में कितने लोगों को मिला है? तो 56, लक्ष्य का केवल 54.66%, जो कि राष्ट्रीय आंकड़ा से कम है, जिससे लगभग 45% घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। झारखंड सरकार ने मिशन की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार से 6,324 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुरोध किया है। ठीक है, चलिए अब मार्च 2025 के करंट अफेयर्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए झारखंड सरकार का अनुपूरक बजट। झारखंड सरकार का अनुपूरक बजट, तो झारखंड सरकार ने चल रहे 20 दिवसीय बजट सत्र के दौरान विधानसभा में 5,508 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देखिए झारखंड बजट 2025-26 यहाँ से बन सकता है पॉइंट। झारखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 13,363, ये 2025-26 का डाटा है। वहीं अगर 26-27 का डाटा देखिएगा तो 14,065 करोड़ है मैया सम्मान योजना के लिए, और 25-26 में 13,363 करोड़ है। राज्य की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है बाबू? 7.5%। आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा, ठीक है, 2025-26 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा कितना है? 11,253। ठीक है, 11,253। सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,884 करोड़ आवंटित किए गए, इसको ध्यान रखिए। चलिए अगला देखिए, 2023-24 में झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद GSDP लगभग 4.6 ट्रिलियन रुपया था। 2023-24 में झारखंड का GSDP कितना था? तो याद रखिए 4.6 ट्रिलियन। 2023-24 में झारखंड का GSDP कितना था? 4.6 ट्रिलियन था। 2023-24 में झारखंड का GSDP कितना था? 4.6 ट्रिलियन था। 2023-24 में झारखंड का GSDP कितना था? 4.6 ट्रिलियन था। 2023-24 में झारखंड का GSDP कितना था? 4.6 ट्रिलियन था। 2023-24 में झारखंड का GSDP कितना था? 4.6 ट्रिलियन। सरकार का लक्ष्य है 2029-30 तक GSDP को 10 ट्रिलियन तक बढ़ाना। ठीक है, देखिए बजट में 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 2025-26 के बजट में कितने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? 7 गो नया मेडिकल कॉलेज। 2025-26 के बजट में कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य है? 7 गो नया मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ कहाँ होगा? एक रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, जामताड़ा। ठीक है, देखिए संथाल परगना के दो जिले, संथाल परगना के 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज, और फिर जमशेदपुर में मेडिकल कॉलेज, गिरिडीह, खूंटी, रांची और धनबाद में मेडिकल कॉलेज। ओके, चलिए अगला देखिए, बोकारो में बर्ड फ्लू का प्रकोप। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण रांची में 5500 पक्षियों को मार दिया गया था। केंद्र ने 7 मार्च 2025 को झारखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी करके एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N1 स्ट्रेन के कारण होने वाले प्रकोप की पुष्टि की। यह बीमारी बोकारो के सेक्टर 12 स्थित एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में फैली है, जहां पहले से ही लगभग 250 पक्षी मर चुके थे। इससे पहले फरवरी 2025 में रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया था, जिसके कारण 5488 पक्षियों को मार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं जमशेदपुर में मुफ्त जल कनेक्शन। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने जमशेदपुर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। इन परिवारों को पानी के शुल्क पर 50% की छूट मिलेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए पानी अधिक सुलभ हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पर जमशेदपुर में मुफ्त जल कनेक्शन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए
यह पहल सरकार के हर घर स्वच्छ जल अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शहर में जीवन स्तर में सुधार लाना और जल प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। JNSC ने विशेष अधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, राजस्व अधिकारी और नगर प्रबंधक जैसे अधिकारियों वाली 5 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया। इस टीम को पात्र BPL परिवारों की पहचान करने और योजना में उनके नामांकन की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। चलिए अगला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, उन्हें भी जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के महीनों के लिए 7500 रुपये का एक मुश्त भुगतान। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। चलिए ये वाला देखिए, नीति आयोग की रैंकिंग में चतरा जिला को प्रथम स्थान। नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2025 की डेल्टा रैंकिंग में चतरा जिला ने देश के 112 आकांक्षी जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया। रिपोर्ट में चतरा जिले को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे क्षेत्र के उपलब्धियों की सराहना की है। चलिए देखिए, इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने चतरा जिला को 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 सरहूल महोत्सव। सरहूल का अर्थ साल वृक्ष की पूजा होता है, जिसे सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक माना जाता है। पाहन सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उसकी पत्नी पृथ्वी का प्रतीक है। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सरहूल का जो अर्थ है साल वृक्ष की पूजा, जिसे सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक। जो सरहूल है इसको सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ओके, इसको ध्यान रखें। पाहन सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। जो पाहन होता है गांव का पुजारी, ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और पाहन की जो पत्नी होती है वो पृथ्वी का प्रतीक है। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने सरहूल त्यौहार के साथ नए साल और बसंत के आगमन का उत्सव मनाया। ठीक है, नया साल और वसंत उत्सव का आगमन सरहूल के साथ होता है। आदिवासी साल वृक्ष की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि सरना माँ का निवास स्थान है, जो गांव की प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। यह त्यौहार उराव, मुंडा, संथाल, खड़िया हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की अलग परंपराएं हैं। 1960 के दशक में आदिवासी नेता बाबा कार्तिक उराव ने सामाजिक न्याय और आदिवासी पहचान संरक्षण की वकालत करते हुए रांची में सरहूल उत्सव शुरू किया। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये क्या खुल गया भाई? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या कि कार्तिक उराव एक सामाजिक न्याय और आदिवासी पहचान संरक्षण की वकालत किए थे। एक आदिवासी नेता हुए कार्तिक उराव। इन्होंने क्या किया, सामाजिक न्याय और आदिवासी पहचान संरक्षण की वकालत करते हुए रांची में सरहूल उत्सव शुरू किया था। कब? 1960 के दशक में। 1960 के दशक में। अच्छा, ये जो साल वृक्ष है सोरिया रोबस्टा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में।